हेलो फ्यूचर डॉक्टर एंड माय डियर नीट एस्पिरेंट। आज आपके लिए लेके आए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्विक रिवीजन सीरीज में ये दूसरा वीडियो, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे यहाँ से बोर मॉडल से स्टार्ट करेंगे और बोर एटॉमिक मॉडल के इंपोर्टेंट पॉइंट्स हम क्विक रिवीजन करेंगे। नीट एग्जाम बहुत नजदीक है आपके, तो आइए बिना देरी के हम शुरू करते हैं आज के क्लास। हो सभी स्मार्ट क्लासेस आएं, सपने सजाएं, पढ़ाई में मस्ती हर दिन कुछ पाएं। चलो चले हम सब नए इरादे लेकर, क्लास 6 से 8 तक बनाए कल के लीडर। बोर्स एटॉमिक मॉडल में सबसे पहली बात आप याद रखेंगे, बोर मॉडल इज ओनली वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ये मल्टीपल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए वैलिड नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए वैलिड होता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो सिर्फ उसके लिए बोर मॉडल एप्लीकेबल होता है। तो हाइड्रोजन जैसा आइटम है, हीलियम प्लस है, लिथियम 2 प्लस है, बेरिलियम 3 प्लस है, इन सब के लिए बोर मॉडल वैलिड होता है। Theory is based on quantum theory of radiation and the classical laws of physics। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगर ये एटम है और इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट पे रोटेट करता है, तो रदरफोर्ड मॉडल में आपने ड्रॉबैक पढ़ा था कि रदरफोर्ड जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर ऑर्बिट पे रोटेट करता है तो वो स्टेबल रहेगा कि नहीं, क्योंकि अगर एनर्जी लगातार डिक्रीज होता गया तो स्पाइरल पाथ हो जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला बोर ने, और बोर ने क्या कहा चालाकी से, ताकि जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट पे रोटेट करता है उसमें बाहर की तरफ फोर्स लगता है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू mv²/r। इसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर अंदर की तरफ जो फोर्स लगता है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है दैट इज kz e²/r²। kz e²/r²। तो बेसिकली आपको ये आइडिया होना चाहिए। यहाँ पे दोनों को इक्वेट किया है बस। इस एक्सप्रेशन का यूज हम क्वेश्चन में आप कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। नेक्स्ट, बोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है अपने मर्जी से किसी भी ऑर्बिट पे रोटेट नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ओनली सम डिस्क्रीट पाथ, एंड दैट पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। और जिस पाथ में इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है, उस ऑर्बिट में जो एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज nh/2π। सो mvr is equal to nh/2π। mvr is basically angular momentum, and the value of angular momentum is nh/2π, and this can be written as mvr is equal to n into h cut। यहाँ पे जो h cut है वो h cut का मतलब है h/2π। यही h cut का मतलब है h/2π। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन remains in a stationary orbit where it does not radiate its energy। यस, बोर मॉडल का यही इंपॉर्टेंट बात है। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जो रोटेट कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, न तो एनर्जी लूज करेगा न ही एनर्जी गेन करेगा। दैट इज एनर्जी रिमेन कंजर्व, एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। एंड नाउ देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, रेडियस। बोर रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.529 n²/z। और ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से बोर का रेडियस निकाल सकते हैं आप, और रेडियस जो आएगा वो एंगस्ट्रॉम में आएगा। याद रखिएगा कि रेडियस का जो वैल्यू आएगा किसमें आएगा, एंगस्ट्रॉम में। बोर रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.529 n²/z। यहाँ पे n क्या है, n है ऑर्बिट नंबर या फिर सेल नंबर, और z क्या है, z इज बेसिकली एटॉमिक नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बता दिया आपको, ये क्विक रिवीजन सीरीज है जिसमें कि आप तेजी से एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम के चैप्टर को रिवाइज कर रहे होंगे। नेक्स्ट फॉर्मूले आप याद रखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोर मॉडल से रिलेटेड थ्योरी इसके अंदर, एंड दैट इज बेसिकली फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट।
वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट का फॉर्मूला होता है 2.188 into 10 power 6 z by n। यहाँ पे z क्या है? एटॉमिक नंबर। n क्या है? ऑर्बिट नंबर। और ये जो वेलोसिटी आएगा मीटर पर सेकंड में आएगा। फिर से याद रखिए, तो वेलोसिटी कितना होता है? 2.188 into 10 power 6 मीटर पर सेकंड। 10 power 6 z by n मीटर पर सेकंड, याद रखिएगा। रेडियस का फॉर्मूला बताइए क्या था? 0.529 n square by z एंगस्ट्रॉम। ठीक है। नाउ टोटल एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन डिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना है? द वैल्यू ऑफ एनर्जी इज बेसिकली माइनस 13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। वेरी यूजफुल फॉर्मूला, आपको जरूर याद रखना चाहिए। यू मस्ट लर्न इट। रेडियस के फॉर्मूले और एनर्जी के फॉर्मूले बराबर क्वेश्चन आता है। बोर मॉडल से एक क्वेश्चन आएगा 2026 में, आप देखेंगे। इसलिए बोर मॉडल ढंग से पढ़ के जाइए। बोर मॉडल इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते रहता है। ठीक है। और फॉर्मूले जो बता रहे हैं आपको, उसी में से आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आप उसको जरूर याद रखिए। टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज kZe² बाय 2r। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस kZe² बाय r। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है kZe² बाय 2r। अब इसमें जो ध्यान रखना है, डायरेक्ट नीट वालों ने यहां से क्वेश्चन पूछ रखा है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी? Potential energy is equal to minus of 2 kE. And what is the relation between kinetic energy and total energy? Kinetic energy equal to minus of total energy. Potential energy बराबर कितना होता है? 2 into total energy. आप सीधी बात समझिए, जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है, और वो पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होता है। ये बात आप सीधा सीधा याद रखेंगे। क्या? फिर से सुनिए, टोटल एनर्जी इज माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द वैल्यू ऑफ दिस इज बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी बाय 2, P बाय 2। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? माइनस 13.6 z स्क्वायर बाय n। z है एटॉमिक नंबर और n है ऑर्बिट नंबर, और ये फॉर्मूला जो है वो किस में है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। आगे बढ़ते हैं। Revolution per second, and that is called basically frequency. The value of frequency का जो फॉर्मूला है that is v by 2 pi r। फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, वो रिवॉल्यूशन पर सेकंड यानी कि फ्रीक्वेंसी कितना होगा उसका, एंड द वैल्यू ऑफ दिस इज बेसिकली 1 v by 2 pi r। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है v by 2 pi r के बराबर। ये लेस इंपॉर्टेंट है, पर आइडिया रखिए। ठीक है। बट हम ऊपर के जो फॉर्मूले हमने बताए हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आता है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे आप? टाइम फॉर वन रिवॉल्यूशन, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 2 pi r by v। इसको ध्यान रखेंगे आप। यहाँ पे r रेडियस है और v वेलोसिटी है। नाउ एनर्जी डिफरेंस बिटवीन n1 एंड n2 एनर्जी लेवल, इसको बड़ी इजी आप निकाल सकते हैं। कैसे? एक बार देखिए यहाँ, बोर के अलग अलग एनर्जी लेवल में हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालना चाहते हैं। ये सपोज n1 है और ये n2 है। दिस इज बेसिकली n1 and this is N2। Now N1 जो है लोअर एनर्जी लेवल है और N2 जो है वो हायर एनर्जी लेवल है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल। तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जा रहा है, तो इसमें जो एनर्जी में डिफरेंस आएगा दैट इज डेल्टा E आएगा, एंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा E इज E2 माइनस E1। अब आपको E2 और E1 निकालना है,
तो एनर्जी का फॉर्मूला इसमें लगा देंगे, उसमें लगा देंगे और दोनों का डिफरेंस लगा देंगे, निकाल देंगे और वही हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा ई का वैल्यू। अब जैसे P2 निकालना है तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। एन की जगह में आएगा N2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, दैट इज जेड स्क्वायर बाय N1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूले के तौर पर अगर रटेंगे आप तो परेशान रहेंगे। सीधे जैसे हम निकाल रहे हैं N1 और N2 के बेसिस पे, बस ये फॉर्मूला याद रखना है, एनर्जी इक्वल -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और हम इस तरह से इजीली निकाल सकते हैं। इसमें सारे वैल्यू जब आप पुट करेंगे किसी क्वेश्चन के अंदर तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। वैसे जब ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो -13.6, दोनों में 13.6 है तो कॉमन ले सकते हैं, और जेड भी दोनों में है तो कॉमन ले सकते हैं। जेड को भी तो जेड स्क्वायर ले लिया, दिस इज 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा फॉर्मूला। दिस इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई, चेंज इन एनर्जी बिटवीन, दैट इज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन n1 एंड n2। ओके, मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट, नो आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? किसी एटम में जब हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस आयोनाइजेशन एनर्जी? तो आप यहां समझे, आपको फील आ जाएगा। यहाँ पे ये एटम है, इस एटम में ये अलग अलग एनर्जी लेवल है। सपोज एक इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 में है, सपोज एक इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 में है, और हम इसके ऊपर एनर्जी, इसके ऊपर लाइट छोड़ रहे हैं, यानी एनर्जी दे रहे हैं इसे, तो ये एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा एटम। एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसमें, उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इंक्रीज करेगा। अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर लेवल में, एनर्जी लेवल में जंप कर जाएंगे। ये है n1 यानी एनर्जी में लेवल 1, ये n2 है ऑर्बिट नंबर 2 है, n3 ऑर्बिट नंबर 3 है। जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी बढ़ रहा है। n1 में लोएस्ट एनर्जी लेवल है और n3 में हायर एनर्जी लेवल है। यहाँ पे एक ऐसा एनर्जी लेवल होगा जो n इक्वल इनफाइनाइट होगा। n इक्वल क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। n इक्वल इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि चांद के उस पार इनफाइनाइट इनफाइनाइट। n इक्वल इनफाइनाइट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल चुका है, अब वो अट्रैक्शन में नहीं है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ। ओके, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन को n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू इनफाइनाइट पर भेज दे, उसके लिए जो एनर्जी की जरूरत है उसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। When the minimum energy required for transition of electron from n equal to 1 to n equal to infinite is called ionization energy। और याद रखिएगा, इनफाइनाइट पर जो एनर्जी होता है वो जीरो होता है। अब इनफाइनाइट का एनर्जी जीरो कैसे होता है? तो आपने पढ़ा है एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 जेड स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। अगर n का वैल्यू इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये एनर्जी का वैल्यू हो जाएगा जीरो। सम 1/इनफाइनाइट जीरो हो जाता है, इसका मतलब एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा जीरो। और एनर्जी का वैल्यू जीरो हो गया, इसका मतलब इनफाइनाइट पर एनर्जी जीरो है। इनफाइनाइट पर एनर्जी जीरो है और इवन में एनर्जी तो निकाल सकते हैं आप। तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू हो जाएगा E2 माइनस E1। तो फिर आगे बराबर लिख सकता हूं मैं E2 माइनस E1। E2 का वैल्यू है -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर यानी n2 का स्क्वायर, और माइनस में यहाँ पर, हाँ यहाँ पे n2 तो इनफाइनाइट है, इसका मतलब इसका वैल्यू जीरो आने वाला है, इसका वैल्यू जीरो आने वाला है। -13.6 जेड स्क्वायर बाय n1 का स्क्वायर, इसका फाइनल वैल्यू आने वाला है प्लस में 13.6 जेड स्क्वायर बाय n1 का स्क्वायर। सीधी बात, आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा -13 प्लस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? E2 माइनस E1, दैट इज E इनफाइनाइट माइनस E1। ओके, अब ये था
कि आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू कितना आएगा, तो आयोनाइजेशन हम निकाल सकते हैं, प्लस में आएगा 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन1 का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे डिफरेंट एनर्जी लेवल में एनर्जी कितना होगा वो हम पता करेंगे। जैसे कि आप यूं समझिए, सपोज एक एटम ले लेते हैं हम, ये एटम का न्यूक्लियस है और ये है n=1। अब n=1 में जो एनर्जी है दैट इज -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। मान लेते हैं कि ये जो हम डायग्राम देख पा रहे हैं आप, ये डायग्राम है हाइड्रोजन एटम के लिए। किसके लिए है? H एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। हाइड्रोजन एटम के लिए n1 एनर्जी लेवल में एनर्जी कितना होगा, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। जेड का वैल्यू 1 रखेंगे और n का वैल्यू क्यों 1 रखेंगे, n=1 का एनर्जी निकालना है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए n=1 में एनर्जी कितना हो जाएगा, -13.6। इसी तरह से n=2 में अगर हमें एनर्जी निकालना है तो हम वो भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के हेल्प से। तो n=2 में एनर्जी आप देखेंगे कितना होता है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n=3 में होता है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n=4 में होता है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और n=5 में एनर्जी होता है -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मैं आपको कहूंगा इसको याद रखिए, लर्न करिए ताकि आपका स्पीड फास्ट हो जाए। कई सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इस तरह की चीज का यूज हो जाता है, आपका स्पीड सीधे बढ़ जाता है अगर आपने ये लर्न किया हुआ है, पहले से याद है। अब ये नहीं कैलकुलेट करेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसमें थोड़ा सा कुछ ही सेकंड लगेंगे, लेकिन वो तो आपका सेव कर सकते हैं ना। तो इसको लर्न कर लेंगे हाइड्रोजन एटम के लिए। तो हाइड्रोजन एटम के लिए n1 में फर्स्ट एनर्जी लेवल में एनर्जी कितना होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n=2 में -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n=3 में -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n=4 में -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और n=5 में -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब दो लेवल के बीच में जो गैप यानी एनर्जी डिफरेंस कितना है, तो n1 ये n1 है, n2 है, n3 है, n4 है, n5 है। और n1 एनर्जी लेवल को ही K बोलते हैं आप, K L M N O, है ना। अब इसके बाद मान लीजिए n=6 होगा, अगर 6 है तो इसके लिए K L M N P, इसको P नाम दिया जाएगा। अच्छा याद रखिएगा, एनर्जी लगातार इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे लोअर n=1 से n=2 3 4 5 में जाएंगे, एनर्जी का वैल्यू लगातार इंक्रीज हो रहा है क्योंकि इसमें माइनस साइन लगा हुआ है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनर्जी के एक्सप्रेशन में माइनस साइन क्यों लगाया जाता है। द नेगेटिव साइन इन द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी रिप्रेजेंट अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको ध्यान रखना आप। तो बताइए n1 n2 के बीच में कितना गैप है एनर्जी में, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद 2-3 के बीच में 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3-4 के बीच में 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4-5 के बीच में 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है एनर्जी में डिफरेंसेस। हालांकि ये डिफरेंसेस याद रखने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ से एक आइडिया मिलता है कि लगातार ये डिफरेंस जो है डिक्रीज होता जा रहा है। देखें सबसे ज्यादा डिफरेंस है n1 n2 के बीच में, और उसके बाद ये डिफरेंस क्या है, डिक्रीज होता जा रहा है। आइए होते हैं, और इसे याद रखिएगा, n=1 को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। जो पहला एनर्जी लेवल है उसको क्या बोला जाता है, ग्राउंड स्टेट। n=2 को बोलते हैं हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। n=2 को क्या बोला जाता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। n=3 को बोला जाता है सेकंड एक्साइटेड स्टेट। n=4 को बोला जाता है थर्ड एक्साइटेड स्टेट। यानी जो एनर्जी लेवल होगा उससे कम वो एक्साइटेड स्टेट कहलाएगा। n=5 को क्या बोला जाएगा, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। गेटिंग? इसको याद रखेंगे क्योंकि लैंग्वेज में लिखा रहता है वहां पे n का वैल्यू आपको यूज करना होता है, तो वहां पे इस चीज को केयरफुली आप यूज करेंगे।
आइए बढ़ते हैं आगे। और जैसा कि फिर से मैं आपको याद दिला दूं, तो इस क्लास में हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का, आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन अगर कोई जेई का एस्पिरेंट है तो भी इसको जरूर रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन के लिए इसको यूज कर सकते हैं, नीट जेई दोनों। नेक्स्ट इज बेसिकली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपने पढ़े होंगे लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पासन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज, हम्फ्री सीरीज, है ना? तो अगर कोई n=1 में कहीं से भी n=1 में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो उसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। n=2 में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो उसको बामर सीरीज बोलते हैं। आप यहाँ पे लिंक समझ सकते हैं, ये देख लीजिए, ये है n=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कहीं से भी इलेक्ट्रॉन को अगर हम n=1 पर जंप करा रहे हैं, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन को हम 1 पे जंप करा रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे लेमन सीरीज। ठीक है, तो ये बेसिकली है n का वैल्यू 1, n का वैल्यू 3, n का वैल्यू 4, 5, 6, 7, और ये है लाइमन सीरीज। अगर n=1 में कहीं से भी n=1 में जंप करता है तो लाइमन सीरीज। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन को कहीं से भी n=2 पर जंप कराएंगे, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन को n=2 पर जंप कराएंगे तो उसको बोला जाएगा बामर सीरीज। दिस इज बेसिकली बामर सीरीज। याद रखिएगा, पहला लाइन जो होता है लेमन सीरीज का उसको अल्फा लाइन बोलते हैं, दूसरे वाले लाइन को हम बीटा लाइन बोलते हैं। यहाँ पे भी पहले वाले लाइन को अल्फा लाइन बोला जाएगा, दूसरे वाले लाइन को क्या बोला जाएगा, बीटा लाइन बोला जाएगा। अब हम बात करते हैं कि n=2 अगर 3 पर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन को जंप करा दें, n=3 पर इलेक्ट्रॉन को जंप करा देते हैं आप, तो अगर कहीं से भी n=3 पर इलेक्ट्रॉन को जंप करेंगे, लाइमन बामर ये पासन सीरीज हो जाएगी। पासन सीरीज, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पासन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। नेक्स्ट सीरीज जो होगा डायरेक्टली ब्रैकेट सीरीज। तो नेक्स्ट सीरीज जो है कहीं से भी n=4 पर इलेक्ट्रॉन को जंप कराएंगे तो लाइमन बामर पासन ब्रैकेट सीरीज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से n=4 पर इलेक्ट्रॉन को जंप कराएंगे, n=4 पर इलेक्ट्रॉन को जंप कराएंगे, सॉरी n=4 पे तो जंप करा दिया, अब 5 में इलेक्ट्रॉन को जंप करा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को 5 पर अगर जंप कराएंगे तो इसको कहा जाएगा लाइमन बामर पासन ब्रैकेट फंड सीरीज। फंड सीरीज। और अगर कहीं से भी n=2 अगर कहीं से भी n=6 पर जंप कराएंगे इलेक्ट्रॉन को तो उसका बोला जाएगा हम्फ्री सीरीज। हम्फ्री सीरीज। तो याद रखिएगा, पहले वाले लाइन को बोला जाता है अल्फा लाइन, दूसरे वाले को बीटा लाइन, और लास्ट लाइन किसी भी सीरीज का लास्ट लाइन को बोला जाता है मार्जिनल लाइन। ओके, तो ये जो मैंने बनाया है ये क्या है, दिस इज बेसिकली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की डिफरेंट सीरीज ऑफ लाइन है, लाइमन सीरीज। वैसे इन सारे सीरीज के जो नाम है साइंटिस्ट के नाम पर है, लाइमन नाम का साइंटिस्ट, बामर नाम का साइंटिस्ट, पास्टर नाम का साइंटिस्ट। सबसे पहले जिस सीरीज का डिस्कवरी हुआ था वो था बामर सीरीज। भले ही लिखते हैं पहले लाइमन, लेकिन सबसे पहले जिसका डिस्कवरी हुआ था वो सीरीज का नाम क्या है, बामर सीरीज।
थी, ओल्डेस्ट सीरीज, याद रखिएगा। अब यहाँ पर इस सीरीज के बीच में जरूरत पड़ेगा आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है रेडबर्ग फॉर्मूला। And the Redwine formula is basically 1 upon lambda is equals to mu bar. And the value of mu bar is Rh in 1 upon n1 का स्क्वायर माइनस 1 upon n2 का स्क्वायर जेड से है। n1 n2 क्या है? लोअर एनर्जी लेवल है n1 और n2 क्या है? हायर एनर्जी लेवल है। तो अगर आपको वेव नंबर निकालना हो या वेवलेंथ निकालना हो तो हम रेडबर्ग फॉर्मूला का यूज करेंगे। अगर दो एनर्जी लेवल की बात की गई है या कोई सीरीज ऑफ लाइन भी हो सकता है, लेमन सीरीज, बामर सीरीज, याद रखिएगा। जैसे बोलेगा फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज तो 2 से 1 पे जंप कराना है इलेक्ट्रॉन को। कहेगा कि फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज तो 3 से 2 पर जंप कराना है। सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज तो 4 से 2 पर जंप कराना है। ठीक है, ये बात आइडिया रखिएगा आप। बाकी यहाँ पे RH का वैल्यू कितना है? R कांस्टेंट है, इसका वैल्यू होता है 109700 सेंटीमीटर इनवर्स को रेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज को है ना, फॉर फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज n1 प्लस 1 है ना, किसी भी सीरीज के लिए ये रखने की जरूरत नहीं है। मैंने बता दिया आपको कि फर्स्ट लाइन लेमन सीरीज का कौन सा है, बामर सीरीज का फर्स्ट लाइन कौन सा है, वो हमने आपको पिक्टोरियल वीडियो में बता दिया है। लिमिटिंग स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज ऑफ लिमिटिंग स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब होता है मार्जिनल लाइन, लास्ट लाइन है ना। लास्ट लाइन कहाँ पे होता है? इनफाइनाइट से। किसी भी सीरीज में जो लास्ट लाइन होता है वो इनफाइनाइट से आता है। जैसे लेमन सीरीज के लिए लास्ट लाइन क्या होगा? इनफाइनाइट से 1, तो उसको मार्जिनल लाइन बोला जाएगा। ठीक है, पहले वाले को हमने बता दिया अल्फा लाइन, पहले वाले को क्या बोला था? अल्फा लाइन। ठीक है, नोन एज द लॉन्गेस्ट लैम्डा एंड शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी। यस, एच अल्फा यानी पहला वाला जो लाइन होता है किसी भी सीरीज के लिए वो लॉन्ग, उसमें वेवलेंथ मैक्सिमम आता है और फ्रीक्वेंसी जो है वो मिनिमम आता है। हालांकि वो कैलकुलेशन का बात है, सीधे एनर्जी वाली ये वाले को आप फॉर्मूला का यूज करेंगे, वहां से पता कर सकते हैं या एनर्जी के फॉर्मूले से पता कर सकते हैं। ठीक है, बीटा लाइन हो गया सेकेंड लाइन किसी भी सीरीज का। When electron de-excite from high energy level to lower energy level, then number of spectral lines. Yes, एक फॉर्मूला है जो कि आपको जरूर याद रखना है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्म, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे निकालेंगे उसके फॉर्मूले। बाकी इस बीच में जो है सारी बातें याद रखने की जरूरत नहीं है, बट हाँ जो की पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है जिसको याद रखना बहुत जरूरी है उस पर ध्यान दीजिए। अब उसमें जो जरूरी बात है वो ये, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व्ड इन एनी सीरीज in spectral lines is basically n minus 1 by 2. Suppose n is equal to 7 से n is equal to 1 तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस कितना हो सकता है ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है। तो आपको n का वैल्यू पता है 7 है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे n minus 1 by 2। फॉर्मूला आप पुट करेंगे वैल्यू, आंसर आ जाएगा। ठीक, n is equal to 1 2 3 4 5 6 7 करें और आपको पूछा गया है इसमें टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस पॉसिबल कितना होगा, तो n का जो हाईएस्ट वैल्यू है वो ले लेंगे n into n minus 1 by 2 फार्मूला में पुट करेंगे, आंसर है। दूसरा है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से कोई इंटरमीडिएट स्टेट पे आता है, वो ग्राउंड पे नहीं आता है, ये ग्राउंड पे आएगा तो उसके लिए फार्मूला ऊपर वाला। लेकिन अगर मान लीजिए कोई हायर एनर्जी लेवल 7 है और वो बीच में इंटरमीडिएट आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, कोई इंटरमीडिएट स्टेट पे आ रहा है, तो उसके स्पेक्ट्रल लाइंस टोटल कितने हो सकते हैं? तो उसका फॉर्मूला होता है n, इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं डेल्टा n माइनस डेल्टा n प्लस 1 बाई 4 होता है। यहाँ पे डेल्टा n क्या है? n2 माइनस n1। डेल्टा n क्या है? n2 माइनस n1। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा।